भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है। 4 साल के भीतर प्रोजेक्ट का जो लाभ है वो प्रदेश की जनता को देना तय किया गया है, ताकि 200 किलोमीटर के नहरी सिस्टम के माध्यम से ईसरदा और बीसलपुर में चंबल का पानी पहुंचाया जा सके। प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या किया गया है और ग्रामीणों ने क्या समस्याएं बताई है, देखिए खास रिपोर्ट। रामगढ़ और महलपुर बैराज और नौनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के तहत पहले चरण में रामगढ़ महलपुर बैराज और नौनेरा पंप हाउस बनाया जाएगा और जल्द ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले ठेका कंपनी से भूमि अधिग्रहण की तैयारी के तहत ग्रामीणों की जन सुनवाई का काम पूरा कर लिया है। रामगढ़ महलपुर बैराज और नौनेरा पंप हाउस से जुड़ी रिपोर्ट जारी की गई है। 645 पन्नों की इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सामाजिक समाघात आकलन के तहत क्या क्या हो चुका है, जिन स्थानों पर निर्माण होना है वहां कितने गांवों की जमीन में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। ग्रामीणों के बीच जन सुनवाई के दौरान उनकी समस्याएं भी सुनी गईं। यह भी देखा गया कि आखिर क्या आगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। रामगढ़ बैराज के मुख्य बिंदु। रामगढ़ बैराज की कुल लागत 670 करोड़ 25 लाख रुपए। रामगढ़ बैराज की कुल लंबाई 1888 मीटर। रामगढ़ बैराज की कुल ऊंचाई बीपीएल तक 37 मीटर। रामगढ़ बैराज की कुल भराव क्षमता 45.30 मिलियन घन मीटर। रामगढ़ बैराज की उपयोगी भराव क्षमता 41.80 मिलियन घन मीटर। 50% पर जल उपलब्धता 149 मिलियन घन मीटर। 75% पर जल उपलब्धता 63 मिलियन घन मीटर। महलपुर बैराज के मुख्य बिंदु। महलपुर बैराज की कुल लागत 2355 करोड़ 2 लाख रुपए। महलपुर बैराज की कुल लंबाई 3425 मीटर। महलपुर बैराज की कुल ऊंचाई बीपीएल तक 41 मीटर। महलपुर बैराज की कुल भराव क्षमता 258.41 मिलियन घन मीटर। महलपुर बैराज की उपयोग भराव क्षमता 240.08 मिलियन घन मीटर। 50% पर जल उपलब्धता 897 मिलियन घन मीटर। 75% पर जल उपलब्धता 513 मिलियन घन मीटर। नवनेरा पंप हाउस के मुख्य बिंदु। पंप हाउस, पंपिंग, राइजिंग मैन की कुल लागत 520 करोड़ रुपए। डिस्चार्ज क्षमता 250 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। डिस्चार्ज क्षमता 105 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। स्टैंड बाई क्षमता 50%। सर्ज पुल लेवल अधिकतम 217 मीटर, न्यूनतम 203 मीटर। पंप टाइप कंक्रीट वॉल्यूट। डिलीवरी आउटपुट लेवल 233.50 मीटर। रामगढ़ महलपुर बैराज और नौनेरा पंप हाउस निर्माण के दौरान कोटा और बारां जिले की किशनगंज, मांगरोल, बारां, दीगोल तहसील में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। फेज प्रथम में करीब 4694.247 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। बैराज और पंप हाउस की डीपीआर के अनुसार तहसीलों में 5046 परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। रिपोर्ट में सभी परिवारों का खुलासा किया गया है और गांव के हिसाब से बताया गया है कि कहां कितनी जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है। यह भी खुलासा किया गया है कि ग्रामीणों से क्या क्या संभावनाएं व्यक्त की हैं और क्या समस्या आ सकती है। ग्रामीणों ने व्यक्त की संभावनाएं। बैराज एवं पंप हाउस निर्माण परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित खसरा में भूमि अवाप्ति से लोगों की भूमि प्रभावित होगी। ग्राम उल्टी, कोयला, मियावा, रेवारपुरा, पीपलता खुर्द, मेहताबपुरा, गुदरावनी, झाड़वा, पगारा, सिंगोला एवं लोलकिया गांवों के लोगों ने घरों के डूब क्षेत्र में जाने की संभावना व्यक्त की। लोगों के मन में एक पीड़ा यह भी है कि हम लोगों को किस स्थान पर बसाया जाएगा और मकानों की बनाने की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी। ग्राम पीपलदा खुर्द के लोगों ने कहा कि हमारी कृषि भूमि तो गांव में रहेगी एवं रहने की व्यवस्था अन्य जगह की जाएगी तो पूरी व्यवस्था हो जाएगी। भूमि बंटवारा नहीं होने से भू अवाप्ति पश्चात मुआवजा की हिस्सेदारी को लेकर
परिवारों में झगड़े उत्पन्न होंगे, जिससे कोर्ट कचहरी भी हो सकती है और मुआवजे की राशि ऐसे ही खर्च हो जाएगी। परियोजना निर्माण से लोगों को खेतों में जाने हेतु रास्ते की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे विवाद होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि बैराज और पंप हाउस निर्माण योजना के लिए भू अवाप्ति से भूस्वामी की भूमि के क्षेत्रफल में कमी के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी का सामना करना पड़ेगा। बैराज एवं पंप हाउस निर्माण से गांवों की दूरी भी बढ़ जाएगी और लोगों को घूम के जाना पड़ेगा। कहीं कहीं पर तो रास्ते की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। बैराज एवं पंप हाउस निर्माण से पारिवारिक एवं दूसरे किसानों के साथ झगड़े, आपसी रंजिश बढ़ सकती है। भूमि अवाप्ति से रास्ता, चारागाह, शमशान, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, मंदिर, देवस्थान, हैंडपंप, सरकारी ट्यूबवेल भी प्रभावित होंगे, जिससे गांव के जानवरों के चरने की समस्या पैदा होगी। चारागाह के क्षेत्रफल में भी कमी आएगी। प्रभावित भूस्वामियों की पीड़ा है कि अमूमन सरकार टीएलसी के अनुसार अवाप्त भूमि का मुआवजा देती है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है, क्योंकि टीएलसी की दर से जो मुआवजा दिया जाएगा उससे अवाप्त की गई जितनी जमीन क्लियर किया जाना संभव है, और यह निश्चित है कि भूमि अवाप्ति के बाद हम गरीब हो जाएंगे। भूमि अवाप्ति के बाद लोगों के पास जमीन नहीं के बराबर रह जाएगी। ऐसी स्थिति में यह भूमिहीन भी नहीं कहा जाएगा और उसके पास इतनी भूमि भी नहीं रहेगी कि वह परिवार की आजीविका चला सके। अधिकारियों ने यह फायदा बताया। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में जल संग्रहण का एक बड़ा स्रोत बनेगा, जिससे भू जल स्तर में अभिवृद्धि होगी। प्रस्तावित परियोजना के निचले क्षेत्र के बने जल संग्रहण स्रोतों को आवश्यक समय में जलापूर्ति हो सकेगी, क्षेत्र को जल की उपलब्धता हो सकेगी। योजना के माध्यम से भूमि जल की वृद्धि होगी और क्षेत्र की पैदावार में अभिवृद्धि होगी। किसानों द्वारा नगदी फसल की खेती हो सकेगी। पीने के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रदेश के 10 जिलों में बाढ़ और सूखे की स्थिति को कम करना, उद्योगों को जल की उपलब्धता के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा और लोगों को रोजगार के आसान और बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। आर्थिक आय में अभिवृद्धि से लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता से हल कर पाएंगे। परियोजना के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। बांधों में जल उपलब्धता होने से जल की उपलब्धता हो सकेगी। पर्यावरण वातावरण को भी लाभ होगा। बांधों में पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर पेयजल आपूर्ति हेतु योजना बनाई जा सकेगी। भू अवाप्ति से भूस्वामियों को संभावित हानि। परियोजना निर्माण कार्य के लिए किसानों की प्रस्तावित भूमि अवाप्ति वाले अधिकांश खसरों की संपूर्ण भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। उन्हें कुछ समय के लिए आजीविका की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ भूस्वामी ऐसे भी हैं जिनके भूमिहीन होने की संभावना है। इस परियोजना निर्माण कार्य के लिए अवाप्ति के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से उनकी भूमि की मात्रा में आवश्यक कमी आएगी। भूमि अधिग्रहण से भूमि की जोतों में कमी आने से उनकी आय एवं आजीविका भी प्रभावित होगी। भूमि अधिग्रहण से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके पास भूमि जोत कम है, उनके लिए आर्थिक नुकसान के साथ पूर्व स्थिति में बहाल होना चुनौती के रूप में रहता है। जमीन जायदाद व्यक्ति की संपन्नता का प्रतीक भी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की जमीन किसी कार्य के कारण कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक प्रतिष्ठा का भी नुकसान होता है। जिस क्षेत्र में बैराज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का एक ऐसा सहरिया वर्ग है जिसकी भूमि भी अवाप्ति के लिए प्रस्तावित है। इस समुदाय के लोग पूरी तरह से पशुपालन एवं कृषि पर ही निर्भर है। इस वर्ग की सामाजिक और रहन सहन की व्यवस्था इस प्रकार की है कि मुआवजा राशि के सही एवं उचित उपयोग की संभावना बहुत ही कम होती है। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण में 9,600 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया और अब धरातल पर तेजी से काम दिखाई भी दे रहा है। साल 2028 तक बीसलपुर और ईसरदा में चंबल का पानी देने की योजना है।
क्योंकि बीसलपुर 2027 तक की आबादी को देखते हुए डिजाइन किया गया। उधर ईसरदा बांध से दौसा और सवाई माधोपुर के गांवों में पेयजल की व्यवस्था करनी है। ऐसे में पहले चरण के काम को देखते हुए कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार तय समय में पहले चरण का लाभ प्रदेश की जनता को देगी। भजनलाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण के लिए महलपुर और रामगढ़ में बैराज तैयार किया जाएगा। सामाजिक समाघात की अध्ययन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जी हां, 645 पन्नों की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें किसानों के सुझाव, किसानों की समस्याएं और तमाम उन संभावनाओं की बात लिखी गई है जो भविष्य में आ सकती हैं। बहरहाल 4 साल के भीतर पहला चरण पूरा होना है ताकि ईसरदा और बीसलपुर को पानी मिल सके। देखने वाली बात यह रहेगी कि 645 पन्नों की रिपोर्ट में किसानों की समस्याओं को कहां तक पूरा किया जा सकता है। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।